ईरान का, वहां से ये आया। अब क्योंकि इसको मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए बुलाया गया था, तो उस समय मराठों के जो कमांडर हुआ करते थे नॉर्थ में, वो हुआ करते थे दत्ताजी। अहमद साहब दाली ऐसा नहीं था पहली बार आया था, अहमद साहब दाली से पूर्व में कई बार आया था भारत में। जैसे 1752 में ही आया था वो, मुल्तान पंजाब उसने टेक ओवर कर लिए थे, लेकिन फिर मराठे गए थे 1754 में, तो उन्होंने वहां जाकर के उसके सब सूबेदारों को हराया था। तो ये आता रहता था बीच बीच में। ये आया 1760 में, यहीं दिल्ली। दिल्ली तो जानते, गाजियाबाद सुना होगा आप सबने। गाजियाबाद के पास में पड़ता लोनी, लोनी के पास में युद्ध हुआ उसका दत्ताजी से, दत्ताजी को उसने मार दिया। अब इससे मराठों के बीच में मैसेज गया कि भाई तुम्हारे एक कमांडर की जो विजन था तुम्हारा उत्तर को जीतने की, उसको बर्बरता से मारा गया है। तो इधर से सेनाएं तैयार की गई कि इस अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो जब पेशवा बालाजी बाजीराव थे तभी नींव डली आपका पानीपत के तृतीय युद्ध की। पानीपत का थर्ड वॉर इसी के टाइम पर लिखना, थर्ड पेशवा के टाइम पर हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। पहले दोनों युद्धों के वर्ष लिखिए पहले तो। ये मकर संक्रांति का दिन हुआ था 14 जनवरी को 1761 में, द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 2 वर्ष लिखिए, आप सारे लोग जानते हैं। 1526 बाबर की एंट्री हुई, मुगल भारत में एंट्री कर गए थे पानीपत के पहले से। वो मुगल जो कमजोर हो गए, जिनके शासन की किसी को उम्मीद नहीं बची थी, अकबर एंट्री कर गया 1556 से, बैरम खां की चालाकियों से। आप सब जानते हैं किस तरह उसने प्रवेश किया, सबको याद है ना। ये हुई ना अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान। ये जो फैक्ट है ना छोटे छोटे, ये तो तुम उड़ा दोगे। पानीपत का तीसरा युद्ध तो किसको बुलवाया गया? अहमद शाह अब्दाली को। एक पक्ष में है आपका अहमद शाह अब्दाली, जो ईरान का नेपोलियन था ना। ईरान का नेपोलियन कौन बताया था मैंने आपको? नादिर शाह, जो 1739 में भारत आया था। तो जब वो वापस चला गया था तो उसकी डेथ हो गई थी 1748 में, नादिर शाह की। नादिर शाह के बाद में जो शासन संभाला था वो अहमद शाह अब्दाली ने संभाला था। पहले तो ये उसके सेना के अधीन था, तो ये शक्तिशाली व्यक्ति था वहां का, ऐसा नहीं है कमजोर। अहमद शाह अब्दाली, सुजाउद्दौला, ये बेचारा सबका साथ देगा। अवध का नवाब, बक्सर के युद्ध में भी लड़ेगा, बेचारा वहां भी पिटेगा। ठीक है। और साथ में था आपका कौन बोलोगे? नजीब खां, जो इसका बहुत अच्छा कमांडर था उस समय पर। नजीब खां रोहेला, यानी कि ये रोहेलखंड से था, रोहेलखंड क्षेत्र से। रोहेलखंड किससे लड़ रहे हैं खिलाफ में? वर्सेस, इधर कौन है? इधर है मराठा सेना, मराठा सेना, जिसके सेनापति हैं आपके सदाशिव राव। सदाशिव राव ये कमांडर थे, सेनापति थे। उम्र 30 वर्ष, सैनिक अनुभव ना के बराबर। दूसरे विश्वास राव, मैंने कहा किसके बेटे विश्वास राव? बालाजी बाजीराव के विश्वास राव। उम्र 20 वर्ष, सैनिक अनुभव ना के बराबर। तोपखाना, एक ही अनुभवी व्यक्ति है इनके पास इस युद्ध में। तोपखाने में कौन है? तोपखाना चलाते हैं इस समय पर आपका गार्दी, इब्राहिम गार्दी, लिख लीजिए पूरा नाम, इब्राहिम गार्दी। युद्ध करेंगे जी, युद्ध किसके खिलाफ? अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। विश्वास इस समय पर खो चुके थे, जिन लोगों के समर्थन की जरूरत है। अब इनकी सेनाएं चली साउथ से, दक्षिण से। जो योग्य सेना है यहां महाराष्ट्र से पानीपत के लिए, योग्य सेना चली आपका 45,000, 45,000 की सेना। और कहते हैं जब तक ये आपका हरियाणा की सीमाओं पर पहुंचे तब तक ये 5 लाख हो चुके थे।
इनके साथ लोग हो लिए अपने आपस में, हाँ जी कहाँ जा रहे हो, बोले नॉर्थ इंडिया जा रहे हो, बोले नॉर्थ इंडिया के मंदिर देखेंगे यार। इनके साथ में कहते हैं बहुत सारे नौकर, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे किसान जिन्होंने कभी लाठी भी नहीं चलाई, ऐसे बहुत सारे लोग इनके साथ हो चले। वो संख्या हो गई 5 लाख। अब 5 लाख की सेना को तो बहुत सारा भोजन भी चाहिए खाने के लिए। अहमद साहब दाली के पास ट्रेंड 60,000 सैनिक है, तोपची हैं उसके पास में, गोला चलाने बंदूक चलाने वाले लोग हैं, अच्छे घुड़सवार है उसके पास में, अच्छा ऊंटों पर सवार है। ये इसको लाइट में ले रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, युद्ध को जीत जाएंगे। देखो इनके बेटे हैं, ऐसा नहीं होता घर में, तुमने देखा हो कि कोई ये सोचता है कि यार एक काम करते हैं अपने बच्चे को गाड़ी चलानी सिखा देते हैं, जैसे जिनके घर में ट्रैक्टर होता है वो छोटे बच्चे को सिखा देते हैं ना कि कल काम आएगा, ट्रैक्टर चलाना सीख जाएगा। तो इनको भी ये लग रहा है कि ये कल को तो इनको ही संभालना है पेशवाई, तो सीख जाएंगे युद्ध वुद्ध लड़ना। अब इतनी बड़ी सेना लेके गए, कहते हैं कि इस टाइम पे अगर रास्ते में इनको मिले सूरजमल जी, सूरजमल जी का प्रभाव था मथुरा क्षेत्र में, अब तुम उत्तर में जा रहे हो तो उनकी मदद लोगे ना। तो कहते हैं इस समय इनको सदाशिव राव इतना घमंड हो चुका था अपनी सेना के ऊपर, इन्होंने कहा था कि अगर तुम भी जाके उनकी सेना में मिल जाओगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका ठीक है लड़ लो फिर। वही सूरजमल इतने उदार हुए कि जब युद्ध हुआ, पानीपत का तीर्थ युद्ध 14 जनवरी सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, और कहा जाता है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग मरे 1 करोड़, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लोग मरे 5 करोड़, सिंगल डे में कहीं पर यदि सबसे ज्यादा लोग मरे हैं किसी युद्ध में, युद्ध में वॉर की बात कर रहा हूं मैं, तो पूरी दुनिया में पानीपत का तीसरा युद्ध है। कहते मराठों में ऐसा कोई घर नहीं था जिसने किसी ना किसी व्यक्ति को ना खोया हो, सिर्फ मतलब बिना प्लानिंग की वजह से। क्योंकि इस समय रघुनाथ राघोवा, मैंने कहा इनके भाई है, बेहतरीन कमांडर थे, बेहतरीन, लेकिन उनको नहीं भेजा बालाजी बाजीराव ने। वो अपने बच्चों को आगे देखना चाह रहे थे कि उनके नाम पर एक विजय लिखेगी उत्तर की, हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं। इस तरह की गलतफहमी नहीं हो जाती किसी किसी को, वो गलतफहमी हो गई। तो क्या बोलेंगे, सदाशिव राव थोड़े समय के बाद में ही अपनी सवारी पर नहीं दिखे, मराठा सेना में एक भगदड़ मच गई, और मराठा सेना में जब भगदड़ मची दोनों लोग उसमें मारे गए, विश्वास राव भी, आपका सदाशिव राव भी। और वो घायल सेना जब लौट रही थी तो सूरजमल जी ने उनका इलाज और उपचार कराया सबका, इतनी उदारता उनकी वहां पर देखी। बात क्लियर है ये सारी। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन, ये पक्ष क्या हुआ, ये पक्ष हो गया आपका विजयी। कौन थे इस समय पर आपका तीसरे पेशवा, बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव, ये बात याद रखेंगे। ओके, अब बीच में क्या हुआ यहां पर के, क्या हो गया यहां पर, जैसे ही ये खबर मिली बालाजी बाजीराव को, तुरंत ही उनको क्या आ गया, आपका हार्ट अटैक आ गया अपने दोनों बच्चों की, या ये कहीं बच्चे ही लगते थे, बफ बहुत हो रहा है यार, आ जाओ भैया, एक बार थम्स अप करके बताना इस बार जब क्लियर हो जाए। बहुत सारा प्यार, लव यू टू मेरे भाई संदीप यादव, बहुत सारा प्यार। वारना संधि उज्जवल, वारना वारना, फट से याद रखेंगे इस बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। ओके, अब बात कर लेते हैं, मैं एक टेबल आप लोगों के लिए नोट करूंगा, वो टेबल लिख लेना बस, पहले लिखना। बालाजी बाजीराव हार्ट अटैक हो गया, उनके पुत्र बने पेशवा माधव नारायण, पेशवा माधव नारायण, माधव नारायण, ये रहे थे आपका 1761 से 72, ठीक है, छत्रपति भी कहें फिर जब एक पद समान हो गया। माधव नारायण लिखिए आप कार्यकाल उनका। माधव नारायण के बाद में, क्योंकि ये कौन है, एक छोटी सी टेबल बनाना, तब मैं आपको बताऊंगा ये टेबल किस लिए उपयोगी है। बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं, बाजीराव के पुत्र,
इनके बाद में जो गद्दी पर आए वो आए आपके इनके भाई नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव कौन है? ये माधव नारायण के भाई हैं। आरो लगा के समझ जाया करोगे इनके कौन लगते हैं, ये भाई लगते हैं। और 1773 में रहे थे, या 1772 से 73 लिख ले। इनकी डेथ करा दी गई थी रघुनाथ राव के द्वारा। रघुनाथ राव ने इनका वध करा दिया था। रघुनाथ राव, क्योंकि रघुनाथ राव ने जब इनका वध करा दिया उनको ये लगता था कि भाई मैं तो कभी छत्रपति बन ही नहीं पाऊंगा। तो रघुनाथ राव ने जब इनका वध करा दिया, समझिए ध्यान से, तो इन्होंने जो वध कराया वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे, वहां से सूरत की संधि कर ली थी। ये जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको कि आपका फिर आपका 1782 में भी संधि हुई आपका, तो सूरत की संधि 1775 और 1782 की संधि, तलबाई संधि, उन सब के बारे में तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, नारायण राव की हत्या करवाई किसने? रघुनाथ राव ने, उनका वध करा दिया। और रघुनाथ राव के जो विरोधी थे उनको भी याद रखना है। इनके एक अपोनेंट भी थे इनके इन कार्यों के, वो थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य में एक विशेष नाम है। कहते हैं कि मराठाओं को जो एकजुट रखने का काम किया था वो नाना फडणवीस ने किया था। क्योंकि आप इतिहास में पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि नाना फडणवीस की डेथ हुई है आपका सन 1800 में। बताओ जी, किस वर्ष में डेथ हुई? एक बार लिखिए फटाफट से। आप कहेंगे भैया सन 1800 में उनकी डेथ हुई। और इनकी डेथ जो है, इनकी डेथ के बाद में मराठा जो साम्राज्य था वो एकदम से बिखर गया था। जैसे कि अगर मैं बताऊं बिखर कैसे गया, मतलब हिस्से हो गए। जैसे ग्वालियर, ग्वालियर आज भी आप पढ़ते होंगे भारतीय राजनीति में एक आपका योगदान है सिंधिया, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ खिलाफत की थी। ग्वालियर, उसको भी पढ़ेंगे जब हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बड़ौदा, बड़ौदा में साथी आपने देखा होगा गायकवाड़ फैमिली। गायकवाड़, आपसे मैं एक टास्क दूं आपको, एक व्यक्ति के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना। सयाजी राव गायकवाड़, हम सब कर दे जी, पढ़ेंगे, बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बोलेंगे। बड़ौदा के बाद में, बड़ौदा के बाद में नागपुर में जो थे भोसले, इसी परिवार से कौन जुड़े हुए थे? मैंने आपको बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले। और इंदौर में जो होलकर हैं, इंदौर में होलकर फैमिली। और आपका ये अलग हो गए, पुणे में पेशवा अलग हो गए, पेशवा। तो ये सब क्यों अलग हो गए थे? क्योंकि नाना फडणवीस जो इनको बांधे रखते थे एक साथ, बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे, रघुनाथ का विरोधी भी थे। उनकी मृत्यु के बाद में इनमें क्या हो गया था, सब लोग बट गए थे। तो रघुनाथ राव ने जब वध कर दिया तो यहाँ पर अंग्रेजों की हेल्प ली। और बीच में कौन आ गए आपका यहाँ पर? नारायण राव के बाद में आए इनके पुत्र। ऐसे लिख लो, एरो से थोड़ा दिक्कत होती है। इनके जो पुत्र आए उनका नाम है माधव राव, माधव राव नारायण सेकंड। आप चाहें तो बहुत गौर से भी ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। माधव राव नारायण सेकंड 1773 से 74। क्योंकि जब आप कोई कमीशन का एग्जाम देंगे तो इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। तो जब ये बैठे और इधर जाकर के रघुनाथ राव ने इनका वध करा दिया, तो रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिले हुए थे और यहाँ पर कुछ समय के लिए रघुनाथ राव भी रहे, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। लेकिन मुख्यतः फिर आया आपका माधव राव सेकंड। माधव राव सेकंड, ये फ्लो चार्ट बनाओ पहले। 1774 से 95। माधव राव सेकंड के बाद में रहे थे